Hello everyone, I'm Saket Bajpai, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. वेलकम बच्चों, वेलकम टू द सेवेंथ लेक्चर ऑफ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाए अपार्ट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड तो पार्टिकल का मोशन किस तरीके का होगा। ठीक है, तो चलिए उसकी शुरुआत करते हैं हम लोग पहले सवाल से। और जो पहला सवाल है वो है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ रीजन हैविंग अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड and a parallel uniform electric field. At some instant, the velocity of the particle is perpendicular to the field direction. The path of the particle will be dash. देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर क्या ड्रॉ कर रखा है। मैंने दिखाया कि यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर अगर ऐसी होती और आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो अब आप समझ पा रहे होंगे अगर मैं V क्रॉस B करूंगा तो उसका सेंटर कहाँ पर आएगा। उसका सेंटर कहीं यहाँ पर आएगा, है ना, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन ऐसी आ रही है ना। V क्रॉस B करेंगे तो आप राइट हैंड से यूज करके देख सकते हैं। तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो ये सिंपली इस प्लेन में क्या करता बच्चों, सर्कुलर मोशन करता, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता। अब देखिए, अगर मैं इसे बोल दे रहा हूं कि ये कौन सा प्लेन है, लेट अस से कि ये x और ये z है ना, बेसिकली ये xz हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब इसमें जो मोशन हो रहा है वो तो ऐसा होता, अब लेकिन एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लग रही है, वो लग रही है y के लॉन्ग। तो y के लॉन्ग हम लोग देख पा रहे हैं कि एक एडिशनल फोर्स इस पर आ जाएगा जो कि xz प्लेन के मोशन को अफेक्ट तो नहीं कर सकता है क्योंकि वो इसके परपेंडिकुलर है। तो बेसिकली कैसा होगा मोशन, ऐसा होगा एज इफ कि यहां पर कोई बच्चा है, एक लिफ्ट में कोई बच्चा है, उसके हाथ में चौक है और वो फ्लोर पर क्या कर रहा है, इस तरीके से गोल 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 सर्कल्स बना रहा है। लेकिन ये जो लिफ्ट है ना, ये जो खुद लिफ्ट है वो क्या कर रही है, वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है और उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, Q इंटू ई अपॉन एम, है ना, जहां पर मैं Q बोल रहा हूं चार्ज ऑफ द पार्टिकल को और मास बोल रहा हूं मास ऑफ द पार्टिकल को। तो इस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि मोशन कैसा होगा। इस बार फिर से हेलिकल मोशन होगा, लेकिन इस बार पिच जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो देखिए बच्चों, मैंने रफली कोशिश करी है कि मैं आपको इसका मोशन दिखा सकूं। शुरुआत में ये स्टार्ट यहां से हो रहा था ना, उसके बाद ये घूमा, फिर ऊपर जाता गया जाता गया जाता गया, और देखिए धीरे धीरे इसका जो पिच है ना, वो आप देख पा रहे होंगे कि क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है ना। इसका पिच जो है वो लगातार इंक्रीज करता जा रहा है। क्लियर है ये बात। और जैसे कि हम लोग पिच कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान है। जो ऊपर वाली एक्सिस है, वाई एक्सिस है, उसके अलोंग आप देखिए कि ये कैसे स्टार्ट किया। ये इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट किया क्योंकि वाई के अलोंग तो इसके पास कोई भी स्पीड नहीं थी ना। तो हम लोग बेसिकली ये जो पहली पिच है ना, लेट अस से कि ये S1 कैसे निकालेंगे। S1 हम लोग सिंपली बोल देंगे हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा QE बाय एम इंटू टाइम पीरियड का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग पहली पिच निकाल सकते हैं। क्लियर है ये बात। और उसी तरीके से अगर ये S2 है, अगर आपसे कभी S2 पूछ दे तो आप क्या बोल देंगे कि S1 प्लस S2 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू एक्सेलरेशन है QE अपॉन एम इंटू अब 2t का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि यहां से यहां जाने में 2 बार टाइम पीरियड लगा होगा। तो इस तरीके से आप S1 निकाल लिए तो फिर S2 भी निकल जाएगा एंड सो ऑन। तो क्या चीज ध्यान देने लायक है, बस यही ध्यान देने लायक है कि इसका सर्कुलर मोशन अभी भी हो रहा है, लेकिन ये स्ट्रेच्ड सर्कुलर मोशन है जिसको हम लोग हेलिक्स कहते हैं, है ना। और हेलिक्स में भी एक स्पेशल केस है जिसमें कि इसका पिच लगातार क्या होता जा रहा है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। क्लियर है ये बात। तो फाइनली बच्चों, आप इस ब्लैंक में किससे भरेंगे, आप भरेंगे हेलिक्स विथ अ नॉन यूनिफॉर्म पिच, है ना। और चाहे तो ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्मिटी किस तरीके की है, तो जो पिच है वो लगातार इंक्रीज करती जा रही है। क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज Q एंड मास M मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस R अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B. When the particle is at a point P, a uniform electric field is switched on and it is found that the particle continues on the tangent through P with a uniform velocity. Find the electric field. तो चलिए पहले इसके लिए डायग्राम सोचते हैं कैसा बनना चाहिए। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर वो डायग्राम बनाने की कोशिश करी है और मान लेते हैं कि ये वो P पॉइंट है ना, और यहां पर जब वो था
तब अचानक से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन करा और उसके बाद वो इसी ऑरेंज वाले वेक्टर के अलोंग बढ़ता ही चला गया, है ना। उसके बाद ये सर्कुलर मोशन बंद कर दिया। तो ऐसा कब होता है बच्चों कि कोई पार्टिकल जो है वो अनडीविएटेड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाने लगे? ऐसा तभी होता है जब उस पर क्या लगे, नेट फोर्स 0 लगे। तो इस समय देखिए मैग्नेटिक फील्ड मैंने इनटू द स्क्रीन मानी है ना, मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट भी किया है। तो इस पर फोर्स कैसा लग रहा था इस समय? मैग्नेटिक फोर्स अगर देखें तो इस समय सेंट्रीपिटल लग रहा था ना, सेंटर की तरफ। तो ये मैंने दिखा दिया मैग्नेटिक फोर्स, है ना, एफ बी। अब आप सोचिए कि इसको अगर काउंटर करना है तो इतने ही मैग्नीट्यूड का और इसके एंटी पैरेलल डायरेक्शन में क्या लगना चाहिए, दूसरा फोर्स, जो कि कौन सा फोर्स हो सकता है, फोर्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए वो सोचते हैं कि कैसा दिखेगा। तो ये देखिए बच्चों, मैंने डायरेक्शन दिखा दी, वो बिल्कुल 180 डिग्री बनाना चाहिए किसके साथ, मैग्नेटिक फोर्स के साथ। और इसको मैं लिख देता हूं एफ ई, मतलब कि फोर्स बिकॉज ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देखिए यहां पर कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर एफ ई का मैग्नीट्यूड हैज टू बी इक्वल टू एफ बी का मैग्नीट्यूड, राइट। तो एफ ई कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई, दैट शुड बी इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी, क्योंकि v और b के बीच में एंगल 90 डिग्री था। तो अब देखिए यहां से क्या आ गया, e की वैल्यू कितनी आ गई, e की वैल्यू आ गई v मल्टीप्लाइड बाय b। अब बच्चों अपने पास ये तो आ गया कि e की वैल्यू v इंटू बी होनी चाहिए, लेकिन सवाल में तो अपने को v नहीं दे रखा है। तो हम लोग v कैसे निकालेंगे? तो अपने को सवाल में दे क्या रखा है, अपने को सवाल में दे रखा है रेडियस, चार्ज। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि r इज इक्वल टू क्या होता है, mv अपॉन q इंटू बी। तो यहां से अपने पास v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा q इंटू बी इंटू आर डिवाइडेड बाय m। तो अगर मैं इसे यहां पर पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, e की वैल्यू आ जाएगी, आप देखिए q इंटू बी इंटू आर अपॉन m इंटू बी। तो बेसिकली ये कितना आ गया, ये आ गया क्यू बी स्क्वायर आर अपॉन m। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, e इज इक्वल टू क्यू बी स्क्वायर कैपिटल आर डिवाइडेड बाय m, है ना। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m released from origin with velocity v vector equal to v naught I cap into a region of uniform electric field and magnetic field parallel to y axis, that is e vector equal to e naught j cap and b vector equal to b naught j cap. Find out the position of the particle as a function of time. तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं इस सवाल के लिए। तो बच्चों ऐसा सवाल हमारा देखा हुआ है, हम लोगों को ये पता है कि अगर थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाऊं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप सोचिए कि v क्रॉस b करने पर, है ना, फोर्स की डायरेक्शन किधर आएगी, आपकी तरफ आएगी, है ना, कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन आएगी। तो मतलब पार्टिकल जो है वो कैसा मोशन करता अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर मैं यहां पर डिफाइन कर दूं कि ये लेटर से कि एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर, है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये जो आपकी तरफ निकल करके आ रहा है ये जेड एक्सिस है। तो हमारे को ये दिख रहा है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कैसी थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी कुछ इस तरीके की, लेकिन जो सेंटर दिखा वो किधर दिखा, कहीं यहां पर दिखा। तो इसका मोशन कुछ ऐसा होता है ना, आप समझ पा रहे होंगे कि इस तरीके का यहाँ पर सर्कुलर मोशन करता अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। तो अगेन आप देख पा रहे हैं ये जो मोशन होता है ये किस प्लेन में होता, एक्स जेड प्लेन में होता। लेकिन अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो क्या होगा, कोई खास फर्क तो नहीं आएगा क्योंकि ये वाई एक्सिस के अलोंग है। तो वाई एक्सिस के अलोंग एक एडिशनल मोशन होगा और हम लोग समझ रहे हैं कि इसका जर्नी कैसा होगा, ये मोशन करेगा एज इफ कि ये सर्कल तो घूम रहा है एक्जेड प्लेन में, लेकिन वाई के अलोंग भी ऊपर उठता जा रहा है। मतलब इसका मोशन कहलाएगा हेलिकल विथ नॉन यूनिफॉर्म पिच। और नॉन यूनिफॉर्मिटी कैसी होगी, तो वो पिच लगातार बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो हम लोगों ने ऐसा पहला सवाल जो था वो तो देखा था। अब इसमें एग्जैक्टली अपने को क्या करना है, फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। तो चलिए वो सोचते हैं कैसे करेंगे। एक आइडिया मुझे ये लग रहा है कि एक्जेड प्लेन के मोशन को मैं अलग ट्रीट करूं और वाई के लॉन्ग मोशन को मैं अलग ट्रीट करूं और फिर मैं तीनों को मिला दूं। क्लियर है ये बात? मतलब कि x के मोशन, z के मोशन और y के मोशन तीनों को मैं क्या कर दूंगा, मर्ज कर दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम।
तो बच्चों मैं यहाँ पर एक्स जेड प्लेन के मोशन को पहले कंसिडर करने वाला हूँ, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि वो तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग अफेक्ट करेगा ना। तो अगर मान लीजिए कि मैं एक्स जेड प्लेन के मोशन को देखूं जिसमें फील्ड की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो मान लीजिए कि वो इस डायग्राम के हिसाब से कितना एंगल घूमा, थीटा एंगल घुमा है। तो यहां पर ये पॉइंट पी है और इसका मुझे अब एक्स कॉमा जेड सोचना है कि क्या आएगा। तो आप देखिए कि रेडियस लेटस से आर है। अब आर हमें पता है कि वो कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा एम वी नॉट डिवाइडेड बाय क्यू टाइम्स बी नॉट। और इसके अलावा मुझे एक और चीज पता है कि टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा और वो होता है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी नॉट। तो यहां से ओमेगा मेरे पास कितना आ गया, ओमेगा आ गया क्यू बी नॉट डिवाइडेड बाय एम, है ना। तो मेरे पास ओमेगा भी आ गया और आर भी आ गया। अब इनकी मदद से मैं एक्स कॉम्पोनेंट लिख सकता हूं। इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो आप देखिए कितना हो जाएगा, आर का साइन थीटा, है ना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि x विल बी इक्वल टू आर साइन थीटा आई कैप। अब r की वैल्यू भर देते हैं एम वी नॉट अपॉन क्यू बी नॉट, राइट। और साइन ऑफ थीटा, थीटा हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। तो यहां पर लिख देते हैं क्यू बी नॉट अपॉन एम इंटू टी और यहां पर एंड में आ जाएगा आई कैप। क्लियर है ये बात। यहां पर क्यू बी नॉट अपॉन एम इंटू टी क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती, जैसा कि एक्जेक्ट प्लेन को फर्क भी नहीं पड़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो क्या होगा, तो वो कांस्टेंट यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा, राइट। तो वही मैंने यहां पर लिखा है। इसी तरीके से बच्चों हम लोग z कंपोनेंट कैसे लिखेंगे, है ना, z कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे। तो आप देखिए कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये बेसिकली अपने को निकालना है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव z के अलॉन्ग जा रहा है ना। इस समय हम लोग देख रहे हैं कि इस समय जो थीटा मैंने लिया है उसके हिसाब से क्या है, z तो पॉजिटिव है। और वैसे भी इसका मोशन इस तरीके का हो रहा है कि इसका z हमेशा या तो पॉजिटिव रहेगा या फिर एक स्पेशल केस में जब ये ओरिजिन के ऊपर रहेगा या यहाँ पर आएगा तो इसका z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। बाकी हर केस में इसका z कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव ही है। तो z बराबर क्या लिख देंगे, r माइनस आर कॉस थीटा, है ना, वो ये वाली लेंथ हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूं z विल बी इक्वल टू r माइनस आर कॉस थीटा और डायरेक्शन के लिए सिंपली क्या बोल दें, k कैप। तो अब यहां भर देते हैं, r की वैल्यू कितनी भर दें, एम वी नॉट अपॉन क्यू बी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ, और यहाँ पर थीटा हम लोग जानते हैं कि वो क्यू बी नॉट टी अपॉन एम आ जाएगा और बाहर आ जाएगा k कैप। तो देखिए हमने x कंपोनेंट भी लिख दिया, मतलब x कोऑर्डिनेट भी लिख दिया और z कोऑर्डिनेट भी लिख दिया, है ना। तो पोजीशन वेक्टर के लिए अपने को x y z तीनों चाहिए। तो हम लोग अभी x और z तो निकाल चुके हैं, अब बेसिकली अपने को y चाहिए। तो y का मोशन कैसा होगा, तो बच्चों हम लोगों ने जैसा डिस्कशन करा था कि y के अलॉन्ग तो ये सिंपली ऊपर उठता चला जाएगा। तो बेसिकली y कितना हो जाएगा, हाफ इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा q e नॉट अपॉन m इंटू टी का स्क्वायर और डायरेक्शन के लिए j कैप लिख देते हैं। तो अपने पास x कोऑर्डिनेट भी आ गया, y कोऑर्डिनेट भी आ गया और z कोऑर्डिनेट भी आ गया। तो हमारे लिए जवाब भी सामने आ गया है ना। पोजीशन वेक्टर बराबर हम लोग अब क्या लिख सकते हैं फाइनली, तो ये बच्चों मैंने यहाँ पर r वेक्टर में सारी चीजें यहाँ पर लिख दी है, x, y और z, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ पार्टिकल विद चार्ज q एंड मास m is released from origin with zero initial velocity in a region of uniform electric and magnetic fields. The field E vector is acting along x-axis and field B vector is along y-axis. That is, E vector is equal to E naught I cap and B vector is equal to B naught J cap. Discuss the motion of the charged particle. देखिए बच्चों मैंने यहाँ पर आपके लिए डायग्राम बना दिया है, मैंने शो कर दिया है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है और किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है। अब पार्टिकल को कहां से रिलीज करा गया, ओरिजिन से रिलीज करा गया, है ना। अब आप सोचिए कि अगर एक पार्टिकल रेस्ट पर है तो उस पर क्या मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा सकती है, बिल्कुल भी नहीं लगा सकती है। तो शुरुआत में अगर कोई इस पर फोर्स लगाएगा, बिल्कुल उस इंस्टेंट की मैं बात कर रहा हूं, तो उस समय कौन फोर्स लगाएगा, ई नॉट, जिसकी वजह से ये थोड़ा इधर आ जाने की कोशिश करेगी, है ना, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। लेकिन जैसे ही ये स्पीड गेन करेगी, अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी पिक्चर में आ जाएगा। क्लियर है ये बात। एक चीज देखिए बच्चों, यहाँ पर ये पार्टिकल वाई एक्सिस के अलॉन्ग जा ही नहीं सकता है। क्यों नहीं जा सकता है आप बता सकते हैं, बहुत इजी है इसका जवाब। भाई ई नॉट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ना, ठीक है।
उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, जिसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो नहीं लग सकता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है ना मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है। क्लियर है? तो इसका मतलब वो ओरिजिन से शुरू किया था तो वो हमेशा रहेगा किस प्लेन में? एक्स जेड प्लेन में। अब देखिए बच्चों, एक रफ सा आइडिया लगाते हैं कि आखिर इसका मोशन कैसा होगा, है ना। बिल्कुल एक रफ आइडिया लगा रहे हैं। मान लीजिए हल्की सी भी स्पीड इसने गेन करी एक्स के लॉन्ग, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कैसा लगेगा? आप v क्रॉस b करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये ऑलमोस्ट z एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है। तो ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इसको एक परफेक्ट सर्कल तो होने दे नहीं सकता है। तो कम से कम इतना तो हमें समझ में आ रहा है ना कि इसका मोशन किस तरीके का होगा? x और z के बीच में होगा और कुछ इस तरीके का होने वाला है ना। तो चलिए ये पता लग गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, जब अपने को y एक्सिस की जरूरत ही नहीं है, y एक्सिस के अलॉन्ग कुछ हो ही नहीं रहा है, तो क्यों ना x और z एक्सिस बनाएं और उसी के अलॉन्ग मोशन को देखें। क्लियर है ये बात? तो देखिए बच्चों, मैंने किसी मोमेंट पर इसके मोशन को एनालाइज करने की कोशिश की है। मुझे नहीं पता ये एग्जैक्ट ट्रेजेक्ट्री कैसी है, पर एक हल्का सा जरूर आइडिया आया कि हाँ, ये इलोंगेटेड पाथ इस तरीके का होगा। सर्कल तो नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। तो मैंने एक रैंडम सी एक रफ सी ट्रेजेक्ट्री यहां दिखाई है और इस मोमेंट पर चलिए हम लोग बातें करते हैं इसके बारे में। देखिए बच्चों, इस मोमेंट पर मैंने इसके रास्ते को ऐसा दिखाया था और इस समय इसकी वेलोसिटी को इस रास्ते पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो उस तरीके से शो कर दिया। तो यहां पर मैंने वेलोसिटी इसकी क्या मान ली? u वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? जिसका मैग्नीट्यूड लेटर से u है। क्लियर है ये बात? अब आप देखिए जरा, यहां पर मैंने बेसिकली u वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ा, ux और uz में, क्योंकि बात हो रही है xz प्लेन में। ठीक है, तो अब मैंने यहां पर सारी चीजें लिख दी जो जो मुझे पता थी, जैसे u वेक्टर, b वेक्टर और e वेक्टर। अब देखिए बच्चों, मेरे को ईमानदारी से कहूं तो बहुत ज्यादा क्लिक नहीं कर रहा है कि क्या करना चाहिए, है ना। जब बहुत ज्यादा क्लिक नहीं कर रहा है आपको कि क्या करना चाहिए, तो आपको यू नीड टू स्टिक टू द बेसिक्स, है ना। जैसे बेसिक चीजें क्या है कि हमारे पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन है और जेड एक्सिस के लॉन्ग मोशन है। तो जैसा याद है हम लोग प्रोजेक्टाइल के केस में बेसिक से जब काम किया करते थे तो कैसे करते थे? एक्स की दुनिया अलग बनाते थे, वाई की दुनिया अलग बनाते थे। तो उसी तरीके से बच्चों बिल्कुल बेसिक को नहीं भूलते हुए एक्स की दुनिया बनाते हैं। एक्स की अलग दुनिया बनाने के लिए सबसे पहले अपने को देखना होगा कि आखिर एक्स के लॉन्ग नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो चलिए सबसे पहले ओवरऑल फोर्स देखते हैं और उसमें एक्स के लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा उसको अलग कर देंगे। तो हम लोग ये जानते हैं कि बच्चों, अगर ये जो चार्ज पार्टिकल है ना, इस पर दो ही फोर्सेस तो लग सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स। तो चलिए एक एक करके हम लोग दोनों फोर्सेस को देखते हैं। एफ वेक्टर बराबर हम लोग कितना लिख देंगे? एफ वेक्टर बराबर लिख देंगे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ जाएगा Q इंटू वेलोसिटी वेक्टर, वो कितना है? वो है ux i कैप प्लस uz i j k कैप, है ना। तो Q इंटू वी वेक्टर, ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर। इसका क्रॉस लेंगे किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जो कि कितना था? b नॉट j कैप था, राइट। और इसमें क्या ऐड कर देंगे हम लोग? इसमें ऐड कर देंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि कितना हो जाएगा? Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? E नॉट I कैप, है ना। तो चलिए अब ये काम करते हैं कि इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां से देखिए F वेक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा? आप देखिए I क्रॉस J, है ना, एक एक करके काम करते हैं। I क्रॉस J कितना हो जाएगा? I क्रॉस J हो जाएगा प्लस K, है ना। तो ये हो जाएगा Q UX B नॉट K कैप। अब क्या करना है? अब करना है अपने को K कैप क्रॉस J कैप। तो K कैप क्रॉस J कैप हो जाएगा माइनस I कैप, राइट। तो यहां मैं लिख दूंगा Q UZ B नॉट माइनस I कैप, और ये तो सीधा साधा सा है Q E नॉट I कैप। तो फोर्स वेक्टर कितना आ गया? जैसा कि मैंने कहा था हम लोग अलग अलग कर देते हैं यहां पर। तो ये आ जाएगा Q E नॉट माइनस Q UZ B नॉट I कैप, और दूसरा कंपोनेंट कितना आ जाएगा? प्लस ये आ जाएगा Q UX B नॉट K कैप, है ना। तो ऐसे ही कुछ आने की उम्मीद थी ना हमें बच्चों, क्योंकि
वाई एक्सिस के लोग हमने यही प्रेडिक्ट किया था कि कोई भी मोशन नहीं होगा, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो देखिए सिर्फ आई कैप और के कैप के अलोंग फोर्स लग रहा है। तो अब देखिए बच्चों, हम लोग x के अलोंग यहां पर क्या क्या चीजें लिख सकते हैं। अगर मैं सिर्फ x की दुनिया बनाऊं तो मैं fx कितना लिख दूंगा, क्यू ई नॉट माइनस क्यू यू जेड बी नॉट, और ये हो गया आई कैप, है ना। तो यहां से हम लोग क्या समझ सकते हैं बच्चों कि एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट कितना हो जाएगा। ये जो फोर्स है इसको सिर्फ किससे डिवाइड करना है, मास से, है ना। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग, क्यू ई नॉट माइनस क्यू यू जेड बी नॉट डिवाइडेड बाय एम, और बाहर आ जाएगा आई कैप। तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, मैं ए एक्स बराबर लिख देता हूं। यहां पर कुछ कॉमन भी तो आ रहा है ना, तो कॉमन क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एम आ जाएगा, और अंदर क्या आ जाएगा, ई नॉट माइनस, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं यू जेड, और क्या आ जाएगा, बी नॉट, है ना, और ये आ गया आई कैप। एक मजेदार चीज आपने नोटिस करी क्या बच्चों, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स में ये यूजेड है ना, ये जासूस की तरह यहाँ छिपा हुआ है। तो इसको भी हमें टैकल करना होगा, है ना। तो अभी तो हम लोगों ने एक्स के लॉन्ग जो एक्सेलरेशन है वो देख लिया। अब एक काम करते हैं, जेड एक्सिस के लॉन्ग आते हैं और फिर देखते हैं कि कुछ हेल्प मिल रहा है क्या। अब बच्चों मैं एफ जेड लिखने वाला हूं, तो एफ जेड के लिए क्या लिखेंगे, क्यू यू एक्स बी नॉट के कैप, है ना। तो याद रखिएगा क्यू यू एक्स बी नॉट के कैप, है ना। तो यहां से एक्सेलरेशन अलोंग जेड कितना आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा, सिर्फ इसे मास से डिवाइड करना है। तो क्यू यू एक्स बी नॉट अपॉन एम, और ये आ जाएगा के कैप, है ना। तो हम लोगों ने बेसिकली एक्सेलरेशन अलोंग एक्स और एक्सेलरेशन अलोंग जेड निकाल लिया। अब बच्चों यहां पर भी एक मजेदार चीज है, वो क्या है, ए एक्स में यूजेड छिपा हुआ था और एजेड में जासूस की तरह यहां पर यू एक्स छिपा हुआ है। समझ में आ रही है बात। तो यहां पर ए एक्स यूजेड के टर्म्स में और एजेड यू एक्स के टर्म्स में है। तो बच्चों अब चलिए एक काम करते हैं, इन दोनों एक्सप्रेशंस को देखते हैं, है ना। आप भी देखिए, मैं भी देखता हूं, और हम लोग सोचते हैं कि कैसे बढ़ा जाए अब आगे। देखिए मुझे अचानक से एक चीज स्ट्राइक करी है, और वो ये है कि यहाँ पर ax जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है ना। यहाँ पर ax में कुछ कांस्टेंट है, कुछ यूजेड है, लेकिन अगर मैं ax को डिफरेंशिएट कर दूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये ई नॉट वाला टर्म देखिए गायब हो जाएगा। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ ax विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या बन जाएगा, माइनस क्यू बाय एम इंटू बी नॉट, ये तो एज इट इज आ गया, और क्या बन जाएगा, डी यू जेड अपॉन डी टी, है ना। और मुझे साफ दिख रहा है कि ये जो डी यू जेड अपॉन डी टी है, ये बेसिकली क्या है, यही तो ए जेड है। तो चलिए इसकी वैल्यू इसमें भर देते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है, माइनस क्यू अपॉन एम इंटू बी नॉट, और ये कितना हो जाएगा, क्यू यू एक्स बी नॉट अपॉन एम, है ना। तो मतलब कि मेरे पास फाइनली क्या आ गया, डी ए एक्स अपॉन डी टी, ये कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया माइनस क्यू बी नॉट अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाय, ये कितना टर्म आ जाएगा हमारे पास अगर इसको भर दे इसमें, तो ये बन जाएगा यू एक्स बी नॉट क्यू डिवाइडेड बाय एम। अब देखिए बच्चों, ये जो लेफ्ट साइड में टर्म है ए एक्स, उसको मैं और क्या लिख सकता हूं, उसको मैं लिख सकता हूं, ए एक्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स, है ना, यही तो होता है। तो इसको मैं लिख देता हूं डी ऑफ डी यू एक्स अपॉन डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा माइनस ऑफ, आप देखिए यहां पर क्या क्या स्क्वायर्ड है, क्यू है, बी नॉट है, अपॉन एम है, इस पूरे का स्क्वायर, और बाहर क्या है, यू एक्स है ना। तो ये हमारे पास एक बहुत प्यारी सी इक्वेशन आ गई, जो आपको किसी चीज की याद दिला रही होगी। किसकी याद दिला रही है आपको, ये आपको याद दिला रही होगी एस एच एम के इक्वेशन की, है ना। वहां पर आपने क्या पढ़ा था, एस एच एम की इक्वेशन में आपने पढ़ा था कि डी ऑफ, है ना, ये बेसिकली क्या बन गया, ये बन गया एक तरीके से डी टू यू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और ये कितना आ रहा है, माइनस ऑफ क्यू बी नॉट अपॉन एम का होल स्क्वायर इंटू यू एक्स। मानते हैं कि नहीं, यही तो बन गया ये। और आपने एस एच एम में क्या पढ़ रखा है, आपने एस एच एम में देख रखा है डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता था।
तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जो टर्म होता था वही टर्म यहां पर होता था, उसी तरीके से यहां पर जो टर्म है वही टर्म यहां पर भी है। तो हम लोग क्या ड्रॉ कर रहे हैं, एक रिजेम्बलेंस ड्रॉ कर रहे हैं। तो मैंने कुल मिलाकर के क्या कहा कि ये जो इक्वेशन आई ये क्या है, इसके सिमिलर है ना। और इस इक्वेशन को मैथमेटिकली अगर सॉल्व करते तो आपको याद होता होगा कि क्या आता था जवाब, x बराबर आता था a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यही तो इसकी इक्वेशन आती थी, यही तो सॉल्यूशन आता था इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अगर x के टर्म्स में है तो ये आता था, तो उसी तरह x के बजाय यहां पर ux है तो जवाब भी उसी तरीके का आएगा, है ना। तो हम लोग यहां पर दूसरे अपने खुद के इक्वेशन का जवाब क्या लिख सकते हैं, हम लोग अगर उससे कंपेयर करके लिखें तो क्या लिखेंगे, ux इज इक्वल टू लेट अस से सम a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, जहां पर ये जो ओमेगा है उसका रोल कौन प्ले कर रहा है, ओमेगा का रोल प्ले कर रहा है बेसिकली क्यू बी नॉट बाय एम, है ना। यहां लिख देते हैं ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी नॉट अपॉन एम। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या करा, इसके सॉल्यूशन को याद करते हुए हमें पता था कि सिमिलरली यहां पर क्या आ जाएगा जवाब, ux बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। लेकिन बच्चों यहां पर अभी भी हम इसे फाइनल आंसर तो नहीं कह सकते हैं ना, क्योंकि अभी तो हमारे को ux है और वो भी मतलब कि पूरी तरीके से नहीं मिला है। क्योंकि चलिए ओमेगा पता है, टी पता है, ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन a और फाई के बारे में हमें फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं है। तो अब हमारा लक्ष्य क्या होगा, अब हमारा टारगेट होगा टू फाइंड आउट a एंड फाई। बच्चों जरा भी कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। मैंने सिर्फ क्या कहा, मैंने कहा कि जो इक्वेशन आई थी ux वाली, है ना, वो रिजेंबल कर रही थी x वाली इक्वेशन को। तो जिस तरीके से हम लोग x को मैथमेटिकली सॉल्व करके रिजल्ट निकालते थे, तो ऑब्वियस है ना कि अगर सेम वैसी ही इक्वेशन है तो उसको भी मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। तो मैंने बीच की सारे के सारे स्टेप्स को स्किप कर दिया, इनफैक्ट आप ऐसा समझ लीजिए। और मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा, ठीक है। तो अब मैंने जैसा आपको स्ट्रेटेजी बताया था, अपने को क्या करना है, ए और फाई निकालना है। मैंने यहां पर आपके लिए ओमेगा की वैल्यू भर दी है। आपको यह ध्यान होगा बच्चों कि सवाल में क्या लिखा था, जीरो इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब t बराबर जीरो पर, है ना, t बराबर जीरो पर ux कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो आइए जीरो करने की कोशिश करते हैं उसे। तो देखिए बच्चों, t बराबर जीरो पर अपने को ये पता है कि ux क्या आना चाहिए, एट t इक्वल टू जीरो ux शुड बी इक्वल टू जीरो। तो अगर t जीरो भर रहा हूं तो ux जीरो आने के लिए क्या होना पड़ेगा, फाई को तो जीरो होना पड़ेगा। तो बढ़िया है ना, हमने क्या निकाल लिया, एटलीस्ट फाई तो निकाल ही लिया। तो अब थोड़ा और हम लोग आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। ux अब अपना कितना आ गया, a साइन, आगे क्या लिखें, क्यू बी नॉट टी अपॉन एम, है ना। यहां तक तो हम लोग अब पहुंच चुके हैं, अब सिर्फ a निकालना बाकी है। एक और चीज मैं आपको याद दिलाता हूं बच्चों कि t बराबर जीरो पर, है ना, t बराबर जीरो पर मैग्नेटिक फील्ड तो कोई फोर्स नहीं लगा पा रही थी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर फोर्स लगा रही थी। और t बराबर जीरो पर फोर्स कितना लगा रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड, q ई नॉट आई कैप, है ना। तो आइए हम लोग इसी का सहारा लेते हैं a निकालने के लिए। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा ना, dux अपॉन dt लिखूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a q बी नॉट अपॉन m कॉस ऑफ q बी नॉट t अपॉन m, है ना, इतना ही आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है बच्चों, अब मुझे ये t बराबर जीरो पर देखना है ना। तो लिख देते हैं एट t इक्वल टू जीरो, हमारे को ये पता है कि ax, है ना, ax कितना आना चाहिए, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स हो जाएगा q ई नॉट, उसको डिवाइड कर देते हैं m से, और यहां पर भरेंगे t बराबर जीरो तो ये कितना आ जाएगा, a q बी नॉट अपॉन m। तो यहां से देखिए क्या हो गया, अपने पास m से m कैंसिल आउट, q से q कैंसिल आउट, तो a की वैल्यू बड़ी आसान सी आ गई, e नॉट अपॉन बी नॉट। तो देखिए हमने ओमेगा तो निकाल ही लिया था, फाई भी निकाल ही लिया था, और a भी हम लोगों ने निकाल लिया। तो हमारे पास क्या आ गया, फिलहाल हमारे पास ux आ गया, मतलब x के अलोंग जो वेलोसिटी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो आ गया। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं ux हमारे पास कितना आया, ux हमारे पास आ गया e नॉट अपॉन
बी नॉट, और उसके आगे क्या है, उसके आगे है यहां पर देखिए साइन ऑफ क्यू बी नॉट टी अपॉन एम। तो लिख देते हैं साइन ऑफ क्यू बी नॉट टी अपॉन एम। तो ये अपने पास आ गया यू एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब देखिए बच्चों, अपने पास अगर ux आ गया है ना, तो अगर ux आ गया तो हमारे को az मिल जाएगा। देखिए ये वाली इक्वेशन से अपने को az मिल जाएगा। तो चलिए इस इक्वेशन को लेकर के चलते हैं नीचे, और क्या पुट करेंगे, az इक्वल टू क्यू बी नॉट अपॉन एम इंटू ux। तो चलिए बच्चों, यहां पर ux को अब हम लोग नीचे पुट कर देते हैं, और az को हम लोग क्या लिख सकते हैं, az को हम लोग लिख सकते हैं डी यू जेड अपॉन डी टी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास क्यू बी नॉट अपॉन एम, और ux कितना है, ई नॉट अपॉन बी नॉट मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ क्यू बी नॉट टी अपॉन एम। क्लियर है ये बात। तो अब देखिए यहां से बी नॉट से बी नॉट तो कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा डी यू जेड इज इक्वल टू क्यू ई नॉट अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ क्यू बी नॉट टी अपॉन एम इंटू डी टी। अब कर देते हैं हम लोग इंटीग्रेट। अगेन t बराबर 0 पर यू जेड 0 था, और हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि अगर फंक्शन ऑफ टाइम बनाना है तो किसी भी t टाइम पर बोल देते हैं कि यू जेड की वैल्यू यू जेड है ना, मतलब कि वेलोसिटी का z कंपोनेंट यू जेड है। ठीक है, तो चलिए इसे इंटीग्रेट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो यू जेड बन जाएगा, राइट हैंड साइड के बारे में सोचते हैं कि वो क्या बनेगा, क्यू ई नॉट अपॉन एम, ये तो बाहर आ जाएगा। साइन ऑफ समथिंग कब आता है, जब माइनस ऑफ कॉस को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ क्यू बी नॉट टी अपॉन एम, है ना। और साथ ही साथ डिवाइड किससे करना होगा, इसे डिवाइड हमें करना होगा क्यू बी नॉट अपॉन एम से, है ना। तो यहां पर हम लोग ऐसा लिख देते हैं। तो फाइनली देखिए यहां से अपने पास यू जेड कितना आ गया, इसमें लिमिट भी तो पुट करेंगे, है ना। अपने को इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि लिमिट क्या पुट करेंगे, 0 से लेकर के कहां तक, t तक। तो चलिए पहले तो जो कॉन्स्टेंट्स है उनको क्लब कर लेते हैं। q से देखिए q उड़ गया, m से देखिए m उड़ गया, तो बच गया ई नॉट अपॉन बी नॉट, राइट। और इधर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉस ऑफ दिस में t और 0 पुट करना है, तो 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1, और ये बन जाएगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ क्यू बी नॉट टी अपॉन एम, है ना। तो हमारे पास यूजेड भी आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो बच्चों जैसे हम लोगों ने पहले az और ax को देख करके सोचा था कि क्या करना चाहिए, उसी तरह यूजेड और ux को देख करके सोचते हैं कि अब क्या करना चाहिए। अब अपने को बेसिकली सवाल में क्या बताना था कि इसका मोशन कैसा होगा, है ना। तो मोशन अगर बताना है तो अपने को ट्रेजेक्ट्री चाहिए। तो ux और uz से हम लोग क्या बता सकते हैं कि इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी। तो ट्रेजेक्ट्री बताने के लिए एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम लोग ux का सहारा लेकर के, है ना, x निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ux क्या हो जाएगा dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt कितना है, ई नॉट बी नॉट साइन ऑफ क्यू बी नॉट टी अपॉन एम, है ना। ये हमारे पास ux। तो यहां से देखिए अगर हम लोग dx को अलग कर दें तो कितना आ जाएगा, ई नॉट अपॉन बी नॉट साइन ऑफ ये रहा क्यू बी नॉट टी अपॉन एम, और आगे क्या आ जाएगा dt। अब इधर कर देते हैं इंटीग्रेट। t बराबर 0 पर पार्टिकल ओरिजिन पर था ना, तो x की वैल्यू 0। लेट अस से कि किसी t टाइम पर पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट x हो गया, तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, x इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट, और अगेन साइन को हमें इंटीग्रेट करना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, पहले तो कांस्टेंट देख लेते हैं क्या क्या आ जाएगा, क्यू बी नॉट अपॉन एम ये आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा कॉस ऑफ क्यू बी नॉट टी अपॉन एम, और इसमें लिमिट हम लोग क्या पुट करेंगे, लिमिट हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे 0 से लेकर के t तक, और यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी रहेगा, है ना, क्योंकि साइन कब आता है, जब हम लोग माइनस कॉस को डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां से देखिए अपने पास कुछ गायब नहीं हो रहा है क्या इस बार, नहीं, इस बार कुछ गायब लगता है नहीं हो रहा है।
तो देखिए यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ गया m e नॉट अपॉन क्यू बी नॉट का स्क्वायर, और यहां पर भर देंगे तो क्या आ जाएगा लिमिट्स, एक बार 0 भरेंगे एक बार t भरेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ क्यू बी नॉट t अपॉन m, है ना। तो बेसिकली अपने पास x भी आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। अब हम लोग और क्या निकालेंगे, अब हम लोग z कोऑर्डिनेट भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालेंगे। तो ये बच्चों मैंने आपके सामने रख दिया uz को क्या लिख सकते हैं, dz अपॉन dt। तो ये कितना आ जाएगा, e नॉट अपॉन बी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ, ये कितना है क्यू बी नॉट t अपॉन m, है ना। तो अब क्या करेंगे, वही काम जो हम लोग करते आ रहे हैं बार बार, क्या हो जाएगा e नॉट अपॉन बी नॉट, और इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ क्यू बी नॉट t अपॉन m, और इधर आ जाएगा dt, है ना। अब कर देते हैं दोनों तरफ इंटीग्रेट, t बराबर 0 पर z बराबर 0 था क्योंकि पार्टिकल ओरिजिन पर था, है ना। और किसी भी t टाइम पर लेटर से कि पार्टिकल कहां पर है, z कोऑर्डिनेट उसका z है, तो z बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, आइए देखते हैं, ये हो जाएगा e नॉट बाय बी नॉट, और 1 है ना, पहला टर्म 1 है तो ये तो t बन गया लिमिट वगैरह पुट कर देने के बाद, माइनस ई नॉट बाय बी नॉट। अब यहां पर देखिए क्या क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा एक तो माइनस साइन आ जाएगा, और माइनस साइन यहां पर जब आएगा इंटीग्रेट करने के पहले, है ना, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी माइनस था एक, और साथ ही साथ यहां पर नीचे क्या आ जाएगा क्यू बी नॉट, और ऊपर आ जाएगा m, है ना। और यहाँ कॉस था, कॉस कब आता है, जब हम लोग साइन को डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो यहाँ पर साइन ऑफ क्या आ जाएगा क्यू बी नॉट टी अपॉन m, राइट। और इसमें लिमिट पुट करेंगे 0 से t, तो ये तो यही रह जाएगा। तो बच्चों अगर इसे सिंप्लीफाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा e नॉट अपॉन बी नॉट, है ना, ये कॉमन ले लेंगे हम लोग, और अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा t माइनस, और क्या बच गया यहाँ पर बच जाएगा m अपॉन q टाइम्स बी नॉट, और ये है साइन ऑफ q बी नॉट t अपॉन m, है ना। तो ये हमारे पास आ गया z, जो कि आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। तो हमने अब z कोऑर्डिनेट भी निकाल लिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और x कोऑर्डिनेट भी निकाल लिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखिए बच्चों मैं आपकी हालत समझ सकता हूं इस समय कि इतना ज्यादा कैलकुलेशन था इसमें, लेकिन बच्चों ऐसे सवाल बहुत रेयर होते हैं और कभी कभी आते हैं। मतलब कि हमारे, मैं एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कभी कभी आते हैं हमारे को पढ़ने में, है ना। तो ऐसे सवाल जो हैं बहुत स्पेशल होते हैं, और ये बहुत सारी चीजें सिखा करके हमारे को जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये पूरा का पूरा सवाल एज इट इज हमारे को पूछा जाए कहीं पर, लेकिन इसके बहुत छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो हम लोगों ने यूज करे, है ना। जैसे हम लोग पैनिक नहीं करे जब हम लोगों ने AX में कुछ Z का कंपोनेंट देखा, AZ में X का कंपोनेंट देखा, हम लोगों ने सोचा, फिगर आउट किया कि कैसे आगे बढ़े, या फिर कैसे SHM वाले पार्ट का हम लोगों ने यूज करा, तो ये सारी चीजें अपने को हेल्प करेगी। उसी तरीके से बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, इस x और इस z की वैल्यू को देख करके सोचेंगे कि मोशन इसका कैसा हो रहा है ना, ताकि आप इस चीज के लिए भी रेडी रहे बच्चों कि अगर आपको अजीबोगरीब फंक्शन दिया रहे तो आप ये कैसे सोचेंगे कि इसका पाथ कैसा होगा। तो मान लीजिए आपको सवाल में सिर्फ इतना दिया रहता कि z ये है, x ये है, आप चुनिए कि इसका रास्ता कैसा होगा। तो उस तरीके के छोटे छोटे सवालों में भी आपको ये जो मेथड मैं बताऊंगा ये हेल्प करेगा, है ना। तो इसीलिए सवाल को बड़ा मान करके छोड़ना नहीं है ना। ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इसमें यूज होने वाले कॉन्सेप्ट हमारे काम आ सकते हैं। देखिए बच्चों यहां पर अगर मैं x की बात करूं, है ना, तो t बराबर 0 पर मुझे पता है कि x और z कंपोनेंट दोनों ही 0 थे, ओरिजिन से पार्टिकल शुरू कर रहा था। अब आप देखिए x किस तरीके से वेरी कर रहा है, समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ समथिंग इनटू t, है ना। तो बेसिकली हमारे को यह समझ में आ रहा है कि शुरुआत में x कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट जो है वो बढ़ते 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 मैक्सिमम कब होगा, जब cos क्यू बी नॉट t बाय m कितना हो जाए, 0 हो जाए। उसके बाद फिर से वो क्या होगा, कम होगा। तो हमें यह समझ में आ रहा है कि x कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो x को तो हम लोगों ने समझ लिया कि x के अलोंग मोशन किस तरीके का होगा। अब z के अलोंग अगर आप मोशन को देखेंगे तो यहां पर t का टर्म है ना, जो कि यहां पर साइन ऑफ समथिंग
जो कि टी का फंक्शन है, उसको डोमिनेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे टी बढ़ता जाएगा, है ना। तो ये जो साइन का टर्म है ये तो सिर्फ कहां से कहां वेरी कर सकता है, -1 से +1 तक। तो बेसिकली टी के हिसाब से, टी के बढ़ने से हम लोग देख सकते हैं कि z लगातार क्या होगा, बढ़ेगा। और बच्चों इस चीज को और कंफर्म करने के लिए मैं आपको ये वाली इक्वेशन याद दिलाता हूं, है ना, जो कि क्या है, यूजेड है, जो कि बेसिकली क्या है, dz/dt, है ना। तो यहां पर हमारे को ये दिख रहा है कि जो z कोऑर्डिनेट है वो लगातार बढ़ता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यूजेड जो है वो हमेशा या तो पॉजिटिव है या तो एक इंस्टेंट के लिए 0 हो सकता है। और बच्चों ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप देखिए कॉस वाला टर्म जो है ना, कॉस वाला टर्म जो है ये कहां से कहां वेरी कर सकता है। कॉस वाला जो टर्म है वो वेरी कर सकता है -1 से +1, है ना। तो जब कॉस नेगेटिव होगा तब भी ये पॉजिटिव है, फिर जब ये 0 से लेकर के 1 तक रहेगा तब भी ये पॉजिटिव है। लेकिन हाँ, जैसे ही 1 होगा तो एक इंस्टेंट के लिए भले ही यूजेड 0 हो, पर उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। ये लगातार हमारे को दिख रहा है कि जो z है, z कोऑर्डिनेट है, वो लगातार बढ़ता ही जाएगा। तो बच्चों इसका कुछ मोशन जो है इस तरीके का दिखेगा ना, यहां पर ये x कोऑर्डिनेट जो है पहले बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा और इस तरीके से जाता जाएगा, और लेकिन z कोऑर्डिनेट जो वो लगातार बढ़ता ही रहेगा। और ये जो रास्ता है ये कहलाता है साइक्लॉइड, है ना। और ये रास्ता आपने देखा था कब, जब एक सर्कुलर डिस्क मान लीजिए, ये जो है ना ये क्या करती थी, प्योर रोलिंग करती थी। जब ये प्योर रोलिंग करती थी तो इसका कोई पॉइंट क्या करता था, इस तरीके का साइक्लॉइडल पाथ फॉलो करता था। तो वैसा ही कोई रास्ता इस बार ये जो चार्ज पार्टिकल है ये फॉलो करेगा। चलिए बच्चों, तो चूंकि हम लोगों ने पिछला सवाल जो लिया था बड़ा ही लंबा था, बहुत ही आपको शुरुआत में पहली बार में कॉम्प्लिकेटेड सा लग सकता है, तो आपको थोड़ा और कंफर्टेबल बनाने के लिए मैंने फिर से एक वैसा ही सवाल लिया है। और इस बार मैं चाहता हूं कि आप ये सवाल को पढ़ करके ना खुद से एक बार ट्राई जरूर करिएगा बिफोर वॉचिंग द सॉल्यूशन। सवाल में एक बार पढ़ देता हूं। एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड, ध्यान रखिएगा बच्चों, इस बार कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन है। An electron is released from the origin at a place where a uniform electric field E and a uniform magnetic field B exist along the negative y-axis and negative z-axis respectively. Find the displacement of the electron along the y-axis when the velocity becomes perpendicular to the electric field for the first time. तो चलिए बच्चों इसके लिए एक बार हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो इस बार बच्चों मैंने यहाँ पर डायग्राम में फिर से जो चीजें सवाल में गिवन है उनको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब आप मुझे कम से कम ये बताइए कि मोशन किस डायरेक्शन में आपको लगता है होने वाला है। पार्टिकल को रिलीज किया गया ओरिजिन से, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर शुरुआत में फोर्स लगाएगी, और वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, वो फोर्स होगा पॉजिटिव वाई के लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर चार्ज पार्टिकल कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है ना। तो फोर्स उस पर लगेगा पॉजिटिव वाई के लॉन्ग शुरुआत में, लेकिन जैसे ही स्पीड गेन करेगा वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को तुरंत पता चल जाएगा ये बात, और वो भी फोर्स लगाने लगेगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड है जेड एक्सिस के लॉन्ग, है ना। तो उसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो जेड एक्सिस के लॉन्ग तो नहीं आ सकता है। इसका मतलब कि पार्टिकल के ऊपर या इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर कोई भी फोर्स लगेगा तो वो एक्स वाई प्लेन में ही लग सकता है। दैट मीन्स कि इसका मोशन कैसा होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई प्लेन में। तो देखिए जब मुझे जरूरत है सिर्फ y और x की, तो मैं क्यों ना y और x को ही देखूं सिर्फ, है ना। यहां पर मैंने ये शो कर दिया है कि y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जैसा कि आप ऊपर डायग्राम में देख पा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में थी, वो थी नेगेटिव z एक्सिस के लॉन्ग। तो अगर मैं एक्स वाई प्लेन को मान रहा हूं कि वो स्क्रीन के प्लेन में है, तो जो इनटू द स्क्रीन वाली डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव z एक्सिस होगी, और इसीलिए आप देखिए यहां पर मैंने क्रॉस से डिनोट किया है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। अब सोचिए क्या होगा, यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन था, है ना। एक जिस तरीके से पिछले सवाल में हम लोग थोड़ा आगे बढ़े थे उसी तरीके से थोड़ा सा तो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो यहां पर आप सोचिए कि अगर इसके पास थोड़ी भी वेलोसिटी ऊपर की तरफ हुई तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स कैसा लगाएगा, फोर्स लगाएगा v क्रॉस b, है ना। उस तरीके से हम लोग देख सकते हैं।
तो वेलोसिटी वेक्टर ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो v क्रॉस b करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन, सॉरी v क्रॉस b की डायरेक्शन आएगी टुवर्ड्स लेफ्ट, लेकिन चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी टुवर्ड्स राइट, है ना। तो कहीं हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो मोशन है कुछ इस तरीके का हो रहा है ना। और इस लोकेशन पर हम लोग अब एनालिसिस चालू करते हैं जैसे पिछले सवाल में करे थे। तो देखिए बच्चों, आपको बिल्कुल लग रहा होगा कि पिछले सवाल का रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है। फिर से मैंने यहाँ पर u वेक्टर इस तरीके से माना टेंजेंशियल टू द रास्ता, और उसके दो कंपोनेंट्स ले लिए ux और uy, है ना। अब आपको भी इजी लग रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि अगला काम अपने को क्या करना चाहिए। अपने को ये करना चाहिए कि जो जो हम लोगों ने देखा उसे नोट कर ले। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है -e j कैप, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कितना है, वो है -b k कैप। और उसके अलावा u वेक्टर मैंने किसे माना, ux i कैप प्लस uy j कैप को। क्लियर है ये बात। तो अब मैं नेट फोर्स पहले तो निकाल लेता हूं, है ना। नेट फोर्स बराबर हम लोग कितना लिखेंगे, हम लोग यहां पर लिख देंगे -e, क्योंकि ये q है, और यहां पर लॉरेंस फोर्स लगा देंगे तो ये हो जाएगा e वेक्टर प्लस u वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। सही है ना। तो यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा e वेक्टर कितना था, e वेक्टर था -e j कैप, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये बन जाएगा e j कैप। उसके अलावा अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पर इसे -e से मल्टीप्लाई करके और क्या देखना है, u वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अब u वेक्टर कितना है, u वेक्टर है ux i कैप प्लस uy j कैप। इसका क्रॉस लेना है, क्रॉस किसके साथ लेना है अपने को, -b k कैप के साथ, है ना। तो चलिए आइए हम लोग मिलकर के ये काम करते हैं। f वेक्टर हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से e j कैप माइनस e, और यहां पर ux और b लिख देते हैं, ux और b मैंने लिख दिया यहां पर, और i कैप क्रॉस -k कैप, है ना। i कैप क्रॉस -k कैप, ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी पॉजिटिव j कैप, तो यहां लिख देते हैं पॉजिटिव j कैप। इसी तरीके से अब मैं यहां लिख देता हूं -e uy, और यहां पर लिख देता हूं b। अब मुझे क्या करना है, j कैप क्रॉस -k कैप, तो j कैप क्रॉस -k कैप हो जाएगा -i कैप, है ना। यहां लिख देता हूं मैं -i कैप। तो यहां से देखिए अपने पास f वेक्टर कितना आ गया, f वेक्टर अपने पास आ जाएगा, अगर मैं i कैप वाले को अलग कर दूं और j कैप वाले को अलग कर दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा e uy b i कैप, और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, दूसरा टर्म हो जाएगा प्लस e इंटू e, ये तो प्लस j कैप में हो गया, और माइनस क्या लिखेंगे, -e ux b, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा j कैप। तो यहां से अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको बिल्कुल पता है, हम लोग ax निकाल लेते हैं। ax हो जाएगा e uy b अपॉन m, है ना। और इसी तरीके से हम लोग और क्या निकाल लेंगे, ay निकाल लेते हैं, वो कितना हो जाएगा e माइनस e ux इंटू b अपॉन m। क्लियर है ये बात। तो इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अगेन देख रहे हैं कि यहाँ पर ay जो है उसमें ux छुपा है, और अगर इसे डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये जो कांस्टेंट टर्म है ये तो एटलीस्ट गायब होके सिंपल बन जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, d ऑफ ay बाय dt करता हूं, जो कितना आ जाएगा, जो कि आ जाएगा माइनस ऑफ eb अपॉन m इंटू ये कितना हो जाएगा, d ऑफ ux अपॉन dt। और dux अपॉन dt तो बेसिकली यहां पर है ना, ये रहा dux अपॉन dt। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, d ऑफ ay बाई dt। ay को मैं क्या लिख सकता हूं, ay को मैं लिख सकता हूं d ऑफ uy अपॉन dt, और यहां पर एक dt और आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ eb अपॉन m, और ax हो जाएगा यहां पर eb अपॉन m इंटू uy। तो अगेन बच्चों हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, वो है d2 uy अपॉन dt स्क्वायर, और ये किसके बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है माइनस ऑफ e स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय uy, है ना।
इसके आगे की कहानी तो अब आप समझ ही पा रहे हैं कि मैं क्या बोलने वाला हूं, है ना। इसको हम लोग कंपेयर कर देंगे और सिंपली क्या बोल देंगे, यू वाई बराबर क्या आ जाएगा, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई जैसा आ जाएगा, है ना। क्योंकि ये किसके सिमिलर है, ये सिमिलर है एक्सेलरेशन बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाली इक्वेशन के, जिसका रिजल्ट क्या आता था, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई आता था। क्लियर है ये बात। तो अब समय आ गया है बच्चों कि ये ए और फाई हम लोग निकाल ले, है ना। तो हमारे को पता है कि एट टी इक्वल टू जीरो यू वाई कितना था, यू वाई की वैल्यू थी जीरो। तो इसका मतलब फाई को कितना होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब ये सिंप्लीफाई होकर के और क्या बन गया, यू वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, जहां पर ओमेगा क्या है, आइए ऊपर से कंपेयर कर लेते हैं। ओमेगा है ई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, है ना। इसका रूट क्यों, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं ना कि यहां पर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स याद आ रहा है, तो ये जो टर्म है ये बेसिकली क्या है, ई बी अपॉन एम का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ओमेगा किसके इक्विवेलेंट है, ओमेगा है ई बी अपॉन एम के। समझ में आ रही है बात। तो यहां पर हमारे को ये समझ में आ गया कि ओमेगा जो है वो है ई बी अपॉन एम, ठीक है ना। तो अब यू वाई हमारे पास इतना आ गया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए वाई, है ना। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी ऑफ यू वाई अपॉन डी टी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन अलोंग वाई। तो वो कितना हो जाएगा, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। और हमारे को ये पता है ना कि t इक्वल टू जीरो पर क्या हो रहा था, t इक्वल टू जीरो पर देखिए, t इक्वल टू जीरो पर क्या था, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स तो जीरो था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना था, फोर्स था ऊपर की तरफ स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, राइट। तो हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं कि एट t इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन से क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन अलोंग y, वो आ रहा है a ओमेगा, है ना। और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स हो गया E इंटू कैपिटल ई और उसको डिवाइड कर देंगे मास से। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए अपने को क्या मिल जाएगा, यहां से अपने को A मिल जाएगा जो कि कितना आ रहा है, E कैपिटल E अपॉन M इंटू ओमेगा। और बच्चों ये देखिए कि ओमेगा कितना था, स्मॉल ई बी अपॉन एम, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा के बदले स्मॉल ई बी अपॉन एम। तो यहां से क्या गायब हो जाएगा, ई से ई और एम से एम। तो बेसिकली ए कितना आ गया, ए आ गया ई अपॉन बी। तो अब देखिए हमारे को कितना सिंप्लीफाई होकर के अब मिल गया, है ना। सिंप्लीफाई होकर के ये कितना आ जाएगा अब, तो ये देखिए बच्चों मैंने यहां पर वैल्यू भर दी यू वाई की फाइनली, जो कि ए साइन ओमेगा टी और ए साइन ओमेगा टी थी, और ए की वैल्यू मैंने ई बाई बी रख दी और ओमेगा की वैल्यू ई बी अपॉन एम रख दी। तो फाइनली यू वाई हमारा इतना आ गया। अब आप देखिए सवाल में हमसे क्या पूछा गया था, है ना। सवाल में देखिए हमसे पूछा गया था एक्चुअली कि ये बताइए कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन अलोंग द वाई एक्सिस व्हेन द वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। मतलब वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब क्या हो गया कि इसकी ट्रेजेक्टरी ऐसे जाकर के जहां पर, यहां पर बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या होगी, इसकी वेलोसिटी बिल्कुल x के पैरेलल हो जाएगी। मतलब उस केस में यू वाई कितना हो जाएगा, जीरो। तो अपने को यहां पर वही देखना है कि यू वाई जो है वो पहली बार, है ना, ट्रेजेक्टरी के दौरान कब जीरो आएगा। तो देखिए t बराबर जीरो पर, जीरो तो खैर वो तो था ही, है ना, वो तो ओरिजिन पर जब रिलीज किए थे तब था। लेकिन उसके बाद पहली बार जीरो कब होगा, उसके बाद जीरो होने के लिए साइन ऑफ दिस को होना पड़ेगा जीरो। इसका मतलब ई बी अपॉन एम इंटू टी को होना पड़ेगा कितना, पाई, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है और उसके बाद अगली वैल्यू जब साइन ऑफ समथिंग जीरो होती है वो होता है जब साइन ऑफ पाई लेते हैं। तो यहां से देखिए अपने पास t कितना आ जाएगा, t आ जाएगा m पाई अपॉन ई बी, है ना। एट दिस मोमेंट क्या होने वाला है, इस मोमेंट पर एक्चुअली जो हमारी जो वेलोसिटी वेक्टर है ना, वेलोसिटी वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब बच्चों हमारे को टाइम मिल गया, अब हमें वो y कोऑर्डिनेट भी चाहिए, तो वो निकालने के लिए क्या करें, uy के इक्वेशन की मदद लेते हैं। uy हमारे को दिया हुआ है तो uy को क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dt। तो dy अपॉन dt कितना है, e अपॉन b साइन ऑफ eb t अपॉन m, है ना। तो चलिए इसे इंटीग्रेट कर देते हैं ताकि अपने को y मिल जाए, है ना। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, dy इज इक्वल टू e अपॉन b साइन ऑफ EBT अपॉन m मल्टीप्लाइड बाय dt। अब चलिए करते हैं इसे इंटीग्रेट। तो अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग देख पा रहे हैं कि t बराबर 0 पर y की वैल्यू क्या थी, 0 थी। और हमें कब के बारे में बात करना है, t बराबर हमने क्या निकाला था अभी देखिए, m पाई अपॉन eb। तो m पाई अपॉन eb, इस समय जो y की वैल्यू है वो अपने को चाहिए। क्लियर है। तो चलिए यहां पर इंटीग्रेट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो y आ जाएगा, है ना, उसको मैं y नॉट कह देता हूं, ठीक है। तो ये y नॉट हो गया। तो y नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, e अपॉन b, तो यहां बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ दिस करना है तो यहां पर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा eb और ये आ जाएगा m ऊपर, और अंदर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉस ebt अपॉन m, है ना। तो ये टर्म आ गया। अब इसमें लिमिट भरनी है 0 से पाई m अपॉन eb। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए y नॉट कितना आ जाएगा अपने पास, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये आ जाएगा em अपॉन eb स्क्वायर, और यहां पर क्या आ जाएगा, cos 0 1 है, 1 माइनस क्या आ जाएगा टर्म, cos ऑफ eb अपॉन m मल्टीप्लाइड बाय पाई m अपॉन eb, है ना। तो ये ऑब्वियस है कि कितना बनना था, इसे cos पाई ही बनना था। अब cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो cos पाई की वैल्यू होती है -1, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, y नॉट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ em अपॉन eb स्क्वायर। तो बच्चों यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, है ना। हमारे को पता है कि इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी। तो यहां पर जो y की वैल्यू है ना, ये जो y की वैल्यू है एक्चुअली क्या आ रही है, y नॉट आ रही है, और ये x के लॉन्ग आगे बढ़ता ही जा रहा है, और ये मोशन कैसा कहलाएगा, साइक्लॉइडल। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल और आज के लेक्चर का ये हमारा आखिरी सवाल होगा, उसे देखते हैं ना। सवाल है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट I, a particle having a positive charge q and mass m kept at a distance x naught from the wire is projected towards it with a speed v. Find the minimum separation between the wire and the particle. तो देखिए बच्चों, यहां पर मैंने डायग्राम बना दिया है। मैंने यहां पर दिखाया I करंट कैरी करने वाला ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और इधर मैंने क्या दिखाया, इधर मैंने वो चार्ज पार्टिकल दिखाया है जिसके पास चार्ज q है और मास m है, जो शुरुआत में कितनी दूरी पर था, x नॉट दूरी पर था फ्रॉम द वायर, है ना। अब इसे क्या किया गया, इसे v स्पीड से इस तरफ फेंका गया। अब आप सोचिए बच्चों की इनिशियली एटलीस्ट हम लोग सोचें कि कैसा फोर्स लगेगा इस पर, और ये किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, डिविएट होगा, वो सोचते हैं। तो देखिए बच्चों, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, इनटू द स्क्रीन, है ना, इनटू द स्क्रीन होगी। तो अगर आप बच्चों v क्रॉस b अगर लगाएंगे तो आपको क्या फील हो रहा है, आपको ये फील हो रहा होगा कि चूंकि मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कैसी है, इनटू द स्क्रीन है, और v ये है, तो v क्रॉस b अगर आप कर रहे होंगे तो आपको साफ दिख रहा होगा कि फोर्स की डायरेक्शन किधर है, फोर्स की डायरेक्शन कुछ इधर आ रही है। तो बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड, है ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती तो क्या होता, कहीं यहां पर इसका सेंटर होता और ये ऐसे घूम करके ऐसे चला जाता, यही होता ना। लेकिन हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है ना, वो किसकी वजह से हो रही है, वो हो रही है इस इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से। और एक वायर की वजह से हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, है ना, जहां पर आर रेडियल डिस्टेंस होता है। तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि जैसे जैसे आर जो है वो कम होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी। इसीलिए ये एक सर्कल तो नहीं बन सकता है ना, पार्टिकल का मोशन सर्कुलर तो नहीं हो सकता है। इसके अलावा बच्चों आपको ये भी फॉर्मूला याद होगा, आर बराबर mv अपॉन क्यूबी, है ना। तो इस तरीके से हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो b है
जैसे जैसे बी स्ट्रांग होता जा रहा है, हम लोग जैसे जैसे उसके पास जाते जा रहे हैं, तो बी बढ़ेगा तो आर क्या होगा, आर जो है वो कम होता जा रहा है। तो यहां पर मैंने उसका एक अप्रोक्सीमेट ट्रेजेक्ट्री बनाया है, और ये क्वाइट ऑब्वियस है कि सवाल में जब पूछा है मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द वायर एंड द पार्टिकल, तो वो कब आएगा, जब पार्टिकल की वेलोसिटी का, जिस मोमेंट पर ऐसा हो जाए कि पार्टिकल की वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट टुवर्ड्स द वायर ना हो, है ना, मतलब कि पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी हो जाए, वायर के पैरेलल हो जाए। इस समय जो डिस्टेंस आएगी इन दोनों के बीच की, वो क्या होगी, ये हो कहलाएगी मिनिमम सेपरेशन, है ना। ये जो दूरी है बेसिकली अपने को वही निकालना है। मान लेते हैं बच्चों की किसी टी टाइम पर, है ना, किसी टी टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या थी, vx i कैप प्लस vy j कैप, है ना, ये इसकी वेलोसिटी थी किसी टाइम t पर। तो बच्चों यहां पर तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है ना। तो हम लोग F वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं, Q मल्टीप्लाइड बाय V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, है ना। तो चलिए यहां पर हम लोग वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं। F वेक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा, Q मल्टीप्लाइड बाय V वेक्टर लिख सकते हैं Vx i कैप प्लस Vy j कैप, है ना। और इसका हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब देखिए बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी इनटू द स्क्रीन, मतलब कि अगर मैं इसे x मान रहा हूं, इसे y मान रहा हूं, तो ये ऑब्वियस है कि इनटू द स्क्रीन वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, माइनस k कैप की। एक और चीज बच्चों, मैंने यहां पर, है ना, इस लोकेशन को माना है ओरिजिन, ठीक है। तो इसको ओरिजिन माना है, तो आप समझ पा रहे हो कि इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट इसका कितना था, x नॉट था। और मान लेते हैं इस मोमेंट पर इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, लेट अस से कि x हो गया, मतलब कि इसकी दूरी, है ना, दूरी फ्रॉम द वायर कितनी हो गई, वो हो गई x। तो बच्चों बड़े आराम से हम लोग अब मैग्नेटिक फील्ड क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड अगर लिखे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x, और डायरेक्शन के लिए क्या लिख दें, माइनस k कैप, है ना। तो चलिए बच्चों अब हम लोग ये क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। जैसे पहला टर्म है, पहला टर्म क्या हो जाएगा, यहां पर Q है, Vx है, उसके अलावा क्या है, म्यू नॉट आई है, और क्या है, डिवाइडेड बाय 2 पाई x। अब क्या करना है हमें, आई कैप क्रॉस माइनस के कैप करना है, तो ये आ जाएगा j कैप के अलोंग, है ना। तो ये हो गया j कैप के अलोंग। उसके अलावा प्लस क्या करना है अपने को, यहां पर Vy है, उसके अलावा क्या है, Q है, फिर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x भी है, और क्या करना है, j कैप क्रॉस माइनस के कैप, मतलब ये वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ आई कैप। तो बच्चों ऐसा तो हम लोग पहले भी सवालों में करते आ रहे थे ना, नेट फोर्स निकाल लेते थे, उससे हमें काफी आइडिया मिलता था। जैसे यहां से अपने को क्या आइडिया मिल रहा है कि अगर हम लोग x की दुनिया बनाए, तो वहां पर ax कितना हम लोग बोल देंगे, वो बोल देंगे fx अपॉन m, है ना, जो कि कितना हो जाएगा, जो कि हमारे को दिख रहा है कि हो जाएगा माइनस म्यू नॉट q टाइम्स i, जो कि करंट है, डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू ये रहा हमारे पास x, और क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करना होगा m से भी, और ऊपर एक और टर्म है यहां पर छिपा हुआ vy, है ना। तो बेसिकली ax हमारे पास ये आ गया, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे कांस्टेंट्स हैं, तो इतने सारे कांस्टेंट्स को एक साथ बार बार लेकर के चलने में मेरे को असुविधा हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, इनको कुछ नाम दे देता हूं, है ना। जैसे कि यहाँ पर ax बराबर क्या हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ पर ax की वैल्यू बोल सकते हैं म्यू नॉट q इंटू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई m, है ना। ये पूरा का पूरा हमें दिख रहा है कि क्या है, कांस्टेंट है, राइट। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, ब्रैकेट में रख देंगे, यहां माइनस साइन लगा देंगे, और क्या लिख देंगे, vy अपॉन x। और ये जो हमारे पास इतना बड़ा हेवी वेट आर्टिकल है, जो कि एक कांस्टेंट है बेसिकली, इसको मैं एक नाम दे देता हूं, लेट मी नेम इट लैम्डा, है ना, जिससे कि हमारा जो ax है वो बड़ा सिंपल दिखने लगा। कितना हो गया अब ये, माइनस लैम्डा टाइम्स vy अपॉन x। अब देखिए बच्चों हमारे को दिख रहा है कि हमारे को फिर से एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट दिख रहा है, वो क्या है, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस चाहिए, और उसमें ये vy जो है ये छिपा हुआ है। तो कितना मजा आ जाएगा अगर इस vy को हम लोग किसी तरह ब्रेक करके क्या कर दें, x के टर्म्स में ले आए, है ना।
तो बच्चों मेरे को एक चीज स्ट्राइक कर रही है कि Vy और Vx में एक आराम से रिलेशन निकाला जा सकता है। हमें पता है ना कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही तो है, वेरिएबल है तो क्या हुआ, है तो मैग्नेटिक फील्ड जो कि कोई भी वर्क डन नहीं कर सकती है इस केस में इस चार्ज के ऊपर। तो हमारे को समझ में आ रहा है कि v स्क्वायर विल बी इक्वल टू Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर, है ना। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, Vx और Vy चाहे कुछ भी हो जाए वो इस तरीके से बैलेंस होंगे कि v स्क्वायर ही आए Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, है ना। दोनों कंपोनेंट का जो समेशन है स्क्वायर करके ऐड करने पर वो v स्क्वायर ही आना चाहिए। क्लियर है ये बात। तो चलिए इसका मतलब ये हो गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बेसिकली क्या है, वो एक कांस्टेंट है, राइट। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड तो जीरो हो जाएगा, राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा 2Vx dVx प्लस 2Vy dVy। तो यहां से देखिए मेरे पास क्या आ गया, Vx dVx बराबर क्या आ गया, माइनस Vy dVy आ गया, है ना। जो मैं चाह रहा था कि एग्जैक्टली पूरी तरीके से Vy जो है वो x के टर्म्स में आ जाए, वो तो नहीं आ पाया, पर चलिए कोई बात नहीं, एक बढ़िया रिजल्ट अपने पास यहां तक तो आ गया है ना। अब इसका इस्तेमाल देखिए मैं कैसे करूंगा। यहां पर मुझे यहां पर दिख रहा है कि ऊपर क्या था अपने पास था ax को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, ax को बेसिकली मैं लिख सकता हूं vx dvx अपॉन dx, राइट। तो यहां से देखिए अपने पास अब क्या आ जाएगा फर्दर, हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि चूंकि ऊपर अपने पास क्या था, अपने पास यहां पर था ax, तो ax को हम लोग तो लिख सकते हैं ना vx dvx अपॉन dx, तो उसकी वैल्यू कितनी है माइनस लैम्डा vy अपॉन x, तो क्यों ना उससे पुट कर दें। तो यहां पर इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं माइनस लैम्डा vy अपॉन x, और यहां पर बच्चों ये जो vx dvx है ना उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, इससे रिप्लेस कर देंगे, है ना, माइनस vy dvy से। तो ये क्या बन जाएगा माइनस vy dvy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस लैम्डा vy अपॉन x। अब आप देखिए vy से vy कैंसिल हो गया, है ना। अब यहां पर क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा, यहां माइनस था यहां पर भी माइनस था, तो माइनस माइनस भी खत्म हो गए, तो बच क्या गया अपने पास यहां पर आ जाएगा dx अपॉन x इज इक्वल टू dvy डिवाइडेड बाय लैम्डा, है ना। तो काफी सिंपल हो गया अब सवाल हमारे लिए। तो अब बच्चों ऑब्वियसली अपने को इंटीग्रेट करना होगा। हमें पता है कि शुरुआत में, है ना, जब x की वैल्यू कितनी थी x0 थी, उस समय vy कितना था, जीरो था, क्योंकि पूरी की पूरी वेलोसिटी किस एक्सिस के अलोंग थी, x एक्सिस के अलोंग थी। और साथ ही साथ अपने को यह भी चीज समझ में आ रही है कि ये तो बात हो गई कब की, इनिशियली, है ना, शुरुआत में। अब अगर बात करें एट मैक्सिमम सेपरेशन, है ना, एट मैक्सिमम सेपरेशन अगर हम लोग बात करें तो उस समय मेरे को यह समझ में आ रहा है कि Vx कितना होना पड़ेगा, Vx को जीरो होना पड़ेगा। क्यों ऐसा, तभी तो उसके पास कोई भी कंपोनेंट नहीं है वेलोसिटी का जो उसे वायर के पास ले जा सके। और फिर तो ऑब्वियस है कि जो Vy है उसको कितना होना पड़ेगा, उसको होना पड़ेगा माइनस v। माइनस क्यों आया, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो कैसी है उसकी, डाउनवर्ड हो जाएगी। क्लियर है ये बात। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर ये लिमिट पुट कर देते हैं, जीरो यहां आ जाएगा तो यहां पर x0 हो जाएगा। जब यहां पर माइनस v हो जाएगा तब यहां पर ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहां से देखिए अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ln ऑफ x अपॉन x0, वो किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा देखिए माइनस v अपॉन लैम्डा के। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी काम है। अब यहां से देखिए अपने को x चाहिए था ना, बेसिकली ये x क्या है, ये जो x है वो मिनिमम सेपरेशन होगा। तो यहां से x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा x0 e टू द पावर माइनस v अपॉन लैम्डा। और अब समय आ गया है लैम्डा की वैल्यू को भर देने का। ये देखिए बच्चों लैम्डा हमने किसे लिया था, म्यू नॉट क्यू आई अपॉन 2 पाई एम, म्यू नॉट क्यू आई अपॉन 2 पाई एम, है ना, लैम्डा है म्यू नॉट क्यू आई अपॉन 2 पाई एम। तो फाइनली हम लोग रिजल्ट लिख देते हैं x, है ना, x मिनिमम लिख देते हैं इसे। x मिनिमम कितना हो जाएगा, x0 e टू द पावर माइनस ऑफ v टाइम्स 2 पाई m और डिवाइडेड बाय कितने से, म्यू नॉट q इंटू आई,
है ना। तो बच्चों ये हो गया हमारा फाइनल जवाब, ये इसकी मिनिमम सेपरेशन है। क्लियर है ये बात। और इसके बाद जो है ये क्या हो जाएगा, ये अब वायर से दूर जाने लगेगा। ऑलराइट, तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये जो 7th लेक्चर था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का, वो खत्म हो जाता है। और हमने आज के लेक्चर में बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ी कि किस तरीके से जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कैसा अजीबोगरीब रास्ता हो जाता है ना। जैसे कि एक केस हम लोगों ने देखा था कि हेलिकल पाथ होता है विद इंक्रीजिंग पिच। उसी तरीके से हम लोगों ने एक और चीज देखी कि कैसा पाथ हो जाता है, साइक्लॉइडल भी हो जाता है। और हमने अभी अभी एक और सवाल भी देखा जिसमें मिनिमम सेपरेशन चाहिए था। तो बहुत प्यारा लेक्चर था ये। और ऐसे लेक्चर्स बच्चों बहुत रेयर होते हैं जिनमें इतने हाईली कॉन्सेप्चुअल सवाल होते हैं। और हर बड़े सवाल में एक खासियत होती है कि उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स से बहुत छोटे छोटे सवाल बनाए जा सकते हैं। इसीलिए मेरा यही सजेशन है कि बड़े सवाल देख करके इनसे घबराइएगा मत, इनको अपने तरीके से अटेम्प्ट करिएगा और हेल्प लीजिएगा वीडियो सॉल्यूशन की, और आप भी कंफर्टेबल हो जाएंगे ऐसे सवालों से। ऑल राइट बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।